मान लीजिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य है, नवमांश कुंडली में गए, वहां आपने देखना है सूर्य यदि सिंह राशि में है तो क्या हो गया, सिंह का यानी सूर्य का नवमांश हो गया। अब सूर्य यदि सिंह राशि में ही बैठे हैं नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लग्नेश और नवमांश का आइए आज हम जानते हैं भेद। ध्यान से अगर आप समझेंगे, चलेंगे पद यात्रा में, इस लग्नेश की पद यात्रा में, तो आपको बहुत कीमती पत्थर भी मिलेंगे, भाग्य उदय होने का एक अच्छा अवसर भी मिल सकता है। हाँ, ज्योतिष में रुचि है तो। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि नहीं है, आप स्वयं अपनी कुंडली ही देखना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयत्न करेंगे। संदर्भ यही है कि आपका लग्नेश किस नवांश में बैठा है। इसे हम कैसे जानेंगे लग्नेश किस नवांश में बैठा है, पहले उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य के ऊपर ही चलते हैं। सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत यह फलादेश समझेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए आपका लग्नेश सूर्य है। अब नवमांश कुंडली में जाइए, वहां पर देखिए आपका सूर्य किस नवमांश यानी किस राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपके लग्न का स्वामी सूर्य है, नवमांश कुंडली में गए, वहां आपने देखना है सूर्य यदि सिंह राशि में है तो क्या हो गया, सिंह का यानी सूर्य का नवमांश हो गया। अब सूर्य यदि सिंह राशि में ही बैठे हैं और आपके लग्न में भी सिंह राशि अंतर्गत सूर्य हैं, तो ये क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया। इस अवस्था में आपके भाग्य का द्योतक सूर्य हो गया। सूर्य अर्थात आत्मा, सूर्य अर्थात पिता, सूर्य कुटुंब परंपरा। सूर्य यदि सूर्य के नवमांश यानी सिंह के नवमांश में है और जन्म कुंडली में भी सूर्य सिंह के राशि के अंतर्गत बैठा है, तो यह सूर्य का नवमांश आपको किस प्रकार से फायदा दे सकता है, इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। यदि सूर्य के बारे में विचार किया जाए तो सूर्य पिता के माध्यम से भाग्योदय करवाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का पिता उच्चतम विचारधाराओं वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के पिता का यश, नेम एंड फेम समाज में अच्छा होगा। या तो उसका पिता सरकारी महकमे में उच्च स्तर का ऑफिसर होगा, या व्यवसाय भी उसका पिता उच्च शिखर पर मुखिया होगा। जैसे शिक्षा विभाग, जैसे न्याय विभाग, जैसे प्रशासन पुलिस विभाग, इनमें भी अगर होगा उसका पिता तो उच्च स्तर पर होगा और विचारवान होगा। अब ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय पिता के माध्यम से होगा और यह व्यक्ति स्वयं भी
व्यापारी होगा तो उच्च वर्ग का होगा, अगर नौकरी में है तो फिर वह प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारी होगा। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में होगा अधिकारी। अध्यात्म विद्या में निपुण होगा। पिता पुत्र में आपस का बैर नहीं होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति पिता के सामने बैठता नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर के बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसी अवस्था में जातक स्वयं उच्च कुल तिलक कहा जा सकता है। अब इसके पास नेम एंड फेम तथा एक पुत्र का सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति के पास अगर जमीन जायदाद हुई तो बहुत श्रेष्ठ और अधिक मात्रा में होगी। सोना जैसी धातुएं, मूल्यवान धातुएं इसके पास परिमित मात्रा में होंगी। ये जो चाहेगा व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसकी इज्जत आसपास के लोग, अगल बगल के लोग करेंगे, और देखने में भी इसका तेज बड़ा ही गंभीर होगा। समाज के लोग इसका सम्मान करेंगे ही। विशेष कुशाग्र बुद्धि, आत्मा संयमी, ये सब गुण होंगे। अगर आपका सूर्य नवमांश में भी सिंह के अंतर्गत है और कुंडली में भी सिंह के अंतर्गत बैठा हुआ है, तो ये तो हो गई सूर्य के नवमांश में सूर्य का फलादेश। अब जन्म कुंडली में जाइए, क्या आपका सूर्य चंद्रमा के नवमांश में यानी कर्क में बैठा है? यदि हां, और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहां बैठा है, ये तो आपको जन्म कुंडली में देखना है। मान लीजिए आपका सूर्य नवमांश चक्र में चंद्र के अंतर्गत बैठा, कर्क में बैठा हुआ है, तो क्या हो गया? चंद्रमा के नवमांश में सूर्य बैठा है। अब इस व्यक्ति का जो भाग्य का कारक हो जाएगा वो चंद्रमा हो जाएगा, यानी इसके लग्न का जो भाग्य है वो कहां से उदित होगा? चंद्रमा से उदित होगा। चंद्रमा क्या है? माता है। चंद्रमा क्या है? स्त्री से संबंधित वर्ग है। चंद्रमा मन से संबंधित वर्ग है। कल्पना शक्ति श्रेष्ठ होगी। काव्य कुशल व्यक्ति होगा। ऊंचे स्तर की सोच रख के यह व्यक्ति अपने मां के कथनानुसार चलेगा, और जब चलेगा तो इस व्यक्ति की माता के माध्यम से इसका बड़ा उद्धार होगा। अब चंद्रमा किस किस विषय का द्योतक है? जन्म कुंडली में चंद्रमा सुख का बोध कराता है, माने वाहन, मकान, उच्च स्तर के श्वेत वर्ण के मकान, गोवंश, गाय, दूध और मां की छाया, ये सब इस व्यक्ति के पास होंगे। लेकिन यदि यह व्यक्ति अपने मां के कहने के अनुसार चलता है तो समझना कि इसका भाग्य उदय का कारण इसकी मां है, इसकी ताई है, इसकी चाची है। ननिहाल पक्ष से कहीं ना कहीं मामा के माध्यम से, मौसी के माध्यम से भी इस व्यक्ति को विकास मिलेगा, और ये अपने जीवन साथी के साथ अधिक अच्छे तालमेल बना करके उन्मुख संसार में प्रत्येक वस्तुओं को सुख बोध कराने वाली जितनी वस्तुएं हैं प्राप्त करेगा। सुंदर होगा। कुटिल बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि थोड़ी चंचल जरूर होगी। स्त्रियोचित हाव भाव, विनोद प्रिय,
कूल माइंड, शांत प्रकृति, हंसमुख विनोद स्वभाव तो होगा, परंतु अधिकतर ये स्त्रियों की संगति में रह करके प्रसन्न होगा। सूर्य चंद्रमा के नवमांश में होने पर एक जरूर बात होती कि पिता और माता दोनों में से किसी एक के सेहत खराब होने का जो संकेत देता है। ये मैं अपने विचार आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। माता या पिता दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बाधित होगा। सूर्य चंद्रमा के नवमांश में बैठने पर जातक को, जैसे सूर्य मान लो सिंह नवांश में, तो जातक का भाग्योदय 5 वर्ष के बाद शुरू हो जाएगा। चंद्रमा है तो जातक का भाग्योदय जिंदगी में 10 वर्ष पर शुरू हो जाएगा। अब सूर्य यदि जन्म कुंडली के नवमांश चक्र में मंगल मेष अथवा वृश्चिक राशि में बैठे हो, अब यहां भेद देखना है। सूर्य यदि मेष राशि के अंतर्गत बैठे होंगे नवमांश में तो उच्च हो जाएंगे, पुरुष वर्ग में होंगे। ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर मेल जोल पुरुष वर्गों से होगा, थोड़ा कठोरता प्रिय, अनुशासन प्रिय होगा। अगर मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक में सूर्य होगा नवमांश चक्र में, तो जातक बड़ा कटुवादी, कभी कभी असभ्य हो जाता है, गाली गलौच पर भी ऐसा व्यक्ति उतर जाता है। ये कटुवादी होने के कारण समाज के लोग इसका आदर तो नहीं करते, भय जरूर करते हैं। आदर और भय में फर्क है। जो भय से आदर होता है वो प्रेम नहीं होता। जो प्रेम का आदर होता है वो समाज के तबके को जोड़ के रखता है। लिहाजा समाज का तबका इस वृश्चिक राशि वाले सूर्य से व्यक्ति में अगर हुआ तो लोग बच के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कटुवादी, स्पष्टवादी है सूर्य। अब जमीन संपत्ति युक्त होगा। इस व्यक्ति का व्यवसाय भाई के द्वारा बढ़ता है, भाई के माध्यम से, मित्र के माध्यम से बढ़ता है। अपने भुजा, अपने शक्ति से इस व्यक्ति को विकास गति प्राप्त होती है। अगर मेष में हुआ सूर्य तो जनता प्रिय जातक होगा, यानी जनता इस व्यक्ति से प्रेम करेगी। पब्लिक, अगल बगल के लोग इसका सम्मान, आदर, प्यार पाएंगे और ये उनके प्रति अपनी जुझारू शक्ति, सकारात्मक शक्ति लगा करके उनको विकास देने में सहयोग देगा। ये फर्क रहता है। यदि मेष में हुआ सूर्य तो जातक एक शासक भी होता है नवमांश में, अथवा पुलिस विभाग, मिलिट्री विभाग, ज्वलनशील पदार्थ, अग्निशमन विभाग में यह व्यक्ति अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकता है। शिक्षक वर्गों में से भी शामिल हो सकता है। मित्र वर्ग बहुत होंगे, भाइयों के माध्यम से इस व्यक्ति का भाग्योदय होने का योग बनता है। इसलिए इस व्यक्ति को अपने, जिसका मेष या वृश्चिक में सूर्य बैठा है, अपने भाइयों के माध्यम से इस व्यक्ति को विकास मिलता है। तो भाइयों से बना के रखना चाहिए, संबंध मधुर रखना चाहिए। इसी प्रकार से समझना है। सूर्य बुध की 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन, एक कन्या। मिथुन में बैठा हुआ सूर्य जातक
नवमांश में यदि मिथुन के अंतर्गत बैठा हुआ सूर्य है तो जातक को एक प्रवक्ता बना सकता है, वक्ता बना सकता है, लेकिन अनुशासन प्रिय, गंभीर प्रिय, मर्यादा प्रिय होकर के ज्यादातर ऐसा जातक गंभीर रहता है, पुरुष प्रजातियों से ज्यादा जुड़ता है, पुरुष वर्गों से ज्यादा जुड़ता है। माना कि धन संपत्ति अपनी वाक्पटुता से, शिक्षा के स्तर से ये हासिल करेगा, लेकिन सामाजिक लोगों के साथ इतना ज्यादा ये जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सामाजिक वर्ग इससे भय मानेगा, आदर तो करेगा, भय मानेगा, मर्यादा मानेगा, प्रेम से नहीं, निर्भय होकर नहीं जुड़ेगा। अब ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय किससे होगा? यदि उपासना मार्ग में देखा जाए तो शक्ति की उपासना, जैसे दुर्गा, सरस्वती, काली, लक्ष्मी की उपासना से इस व्यक्ति को, अथवा श्री हरि विष्णु की उपासना से इस व्यक्ति को भाग्य उदय होते देखा जा सकता है। कन्या राशि में नवमांश चक्र के अंतर्गत यदि बुध बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिखर का स्मरण शक्ति युक्त, काव्य प्रेमी, कविता करने में योग्य तथा श्रृंगार रस का सेवन करने वाला, श्रृंगार युक्त हाव भाव तथा करुणामयी स्वभाव स्थिति इसकी बनेगी, क्योंकि कन्या स्त्री राशि है और कन्या में सूर्य अगर है तो जातक को गंभीर, मनोविनोद प्रिय, विनोदी, हास्य, काव्य संकलन इत्यादि करने में सहायक होंगे। बहन, बुआ और मौसी तथा सिस्टर इन लॉ यानी कि साली के माध्यम से इस व्यक्ति को अपना विकास, भाग्योदय करने में सहयोग मिलेगा। चलिए, जन्म कुंडली में सूर्य कहां बैठा है ये तो मैं पहले कह चुका हूं। नवमांश में यदि सूर्य तुला अथवा वृष में बैठे हो, अब यहां भेद देखना है। तुला लग्न पुरुष वर्ग है, वृष लग्न स्त्री वर्ग है, लेकिन दोनों ही शुक्र की राशियां हैं। अब यदि तुला में सूर्य हुए तो नीच के हो जाएंगे, वृष में हुए तो शत्रु की राशि में है, शत्रु की राशि में यदि सूर्य होते हैं तो कलंकी होंगे। तुला राशि में यदि सूर्य है नवमांश के अंतर्गत तो इस व्यक्ति का भाग्य इसके अहंकार के कारण रुकेगा। ये थोड़ा कलंकी, स्त्री प्रिय होने के कारण पर स्त्री में आसक्त हो सकता है, लिहाजा समाज में इसको इतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। हालांकि बिजनेस, व्यवसाय, यह व्यक्ति जलीय तत्वों से रुई, कपास, दूध, दही, लिक्विड पदार्थ अथवा कॉस्मेटिक्स, फैंसी आइटम्स, इन चीजों से भी इसको बिजनेस प्राप्त हो सकता है। अगर ये नौकरी करता है तो थोड़ा निचले स्तर पे मेरे ख्याल से होगा, निचले से ऊंचा स्तर मिल जाए वो बात अलग की है। अब इस व्यक्ति का भाग्य का कारण स्त्री बनेगी, कोई ना कोई इसका भाग्योदय किसी न किसी स्त्री के द्वारा होगा। यदि वृष में हुए तो, अगर वृष में हुए तो अपनी स्त्री से, और तुला में हुए तो गैर स्त्रियों से इसको नाजायज संबंध होने के कारण कलंक मिलेगा, भाग्य में हीनता आएगी। हम आपसे पहले बता चुके हैं हम यात्रा कर रहे हैं पैदल की, अभी हम चर्चाएं और करेंगे, आपको अपने जन्म कुंडली में देखना भर है। तो वृष और तुला में यदि भेद देखना है तो ये जान लीजिए वृष स्त्री राशि है और तुला पुरुष राशि है। पुरुष वर्ग में होने के कारण तुला के अंतर्गत सूर्य नीच के हो जाते हैं, लिहाजा व्यक्ति को थोड़ा सामाजिक स्तर इज्जत नहीं दे पाता, कामी, भोगी इत्यादि होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। बाकी रही बात भाग्य के कारक की, वो तो एक अलग विषय है। अभी हम ये यात्रा सभी ग्रहों पर, सभी घरों पर लेकर के आपके सामने चलेंगे।
इसी प्रकार से यदि देखा जाए, जब जन्म कुंडली में सूर्य बैठे होंगे आपके जन्म कुंडली में, शुक्र की राशि हो गई, अब शनि की राशि में चलते हैं। मान लो कि आपका सूर्य मकर या कुंभ राशि में है, तो मकर में सूर्य शनि देव पुत्र की राशि में बैठ करके यहां से उत्तरायण की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सूर्य उत्तरायण में सूर्य मकर के अंतर्गत आते हैं। मकर राशि स्त्री राशि है, पुरुष कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है। अब जन्म कुंडली में यदि आपके सूर्य नवमांश चक्र में मकर में बैठे हैं, तो स्त्री वर्ग प्रिय नौकरों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, छोटे स्तर वाले लोगों के द्वारा, जो छोटे स्तर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी जाति का भेद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो छोटे वर्ग की नौकरी करने वाले चपरासी हो गए, जैसे प्यून्स हो गए, उनके माध्यम से ज्यादा ये व्यक्ति तरक्की करता है। मजदूर लेबर टाइप के लोगों से बहुत फायदा कर उठाता है ये। इसको जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इत्यादि के माध्यम से भाग्योदय प्राप्त हो सकता है। यदि मकर में बैठे हैं सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति सबकी इज्जत करते हैं। कुंभ में बैठे हैं सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति घमंडी पाए जाते हैं। और कुंभ में होंगे अगर नवमांश चक्र में सूर्य, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को चोट मोच का भय भी रहता है। हालांकि इनको लोहा एग्रीकल्चर इत्यादि के माध्यम से ज्यादातर विकसित देखा जा सकता है। यात्रा भी और आगे बाकी है। यदि जन्म कुंडली में आपका सूर्य नवमांश के अंतर्गत बृहस्पति की राशि में बैठा, बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक है धनु, एक है मीन। धनु राशि पुरुष और मीन राशि स्त्री राशि है। नवमांश में धनु के अंतर्गत सूर्य होने पर जातक को गुरु के ब्राह्मण के माध्यम से विकास अथवा शिक्षक के माध्यम से विकास, कुल परंपराओं को निभाने के माध्यम से विकास मिलता है। देवी देवताओं की उपासना यज्ञ आदि से इस व्यक्ति का लगाव होता है। पांडित्य कर्म से लगाव होता है। ज्योतिष आदि के कर्मों से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होते देखा जा सकता है। नवमांश में सूर्य यदि धनु के नवमांश में है, तो जातक धर्मनिष्ठ होगा। सोना धातु मूल्यवान धातु रत्न जवाहरात आदि का शौकीन होगा। इस व्यक्ति के पास उपलब्ध भी होंगी ये वस्तुएं। जातक कुशाग्र कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। न्याय प्रियता की युक्तियां इसमें होती हैं, इसलिए यह मुखिया क्षेत्र का सलाहकार भी संभावित है। जन्म कुंडली में नवमांश बृहस्पति का हो, उसमें सूर्य बैठे हो धनु के अंतर्गत, तो ये फल प्रायः प्राप्त देखा जा सकता है। मीन में यदि है तो जातक संगीत में रुचि रखता है। स्त्रियोचित व्यवहार हाव भाव से ज्यादा संतुष्ट होता है। विशेष तौर से महिला वर्गों से इस व्यक्ति को आकर्षण का केंद्र बनते देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मीन में सूर्य हो नवमांश चक्र के अंतर्गत, तो दो वर्गीय लोगों से जुड़ करके यह प्रायः एक मुही बात नहीं करेगा, दो मुही बात करेगा। यानी गंगा में गंगाराम, यमुना जी में यमुना प्रसाद, जैसी अवस्था देखता है वैसी अपने आप को चेंज कर लेता है, पार्टी चेंज कर लेता है, परिवर्तनशील देखा गया है। तो सूर्य मीन राशि में होने पर ऐसा फल दे सकते हैं। तो हमने मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर
कुंभ, मीन, इन सब के बारे में आपके साथ ये बांटा। लेकिन यह यात्रा यहां पूर्ण नहीं होती है। अभी हम सूर्य को अन्य वर्गों में भी देखेंगे नवमांस चक्र के अंतर्गत। यदि जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में है उसी में नवमांस चक्र के अंतर्गत है, तो व्यक्ति को विशेषतया नवमांस के इन फलादेशों को ध्यान से देखना सुनना चाहिए। और यदि सच है तो आप अवश्य ही हमें कमेंट करिएगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमारी बात कोई ब्रह्मा तो नहीं है हम, लेकिन हमारी बात कहां तक सत्य है फलादेश के अनुसार जो माँ भगवती सरस्वती बोलती हैं वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। मेरे पास कोई क्षमता नहीं है कि आपको कुछ बता पाऊं, वो जो बुलवाती है मैं बोल रहा हूं। तो कहां तक आप इससे सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सूर्य इस प्रकार से 12 राशियों में तो चर्चा की। खाने की बात हम फिर करेंगे, कौन से खाने में बैठे हैं, यानी कौन से भाव में बैठे हुए हैं नवमांस चक्र के अंतर्गत। बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा आपको। अब आप पूछेंगे कि मीन का तो बताया नहीं, मीन राशि वालों का किसके द्वारा से भाग्य उदय होगा? किसी स्त्री गुरु के यानी फीमेल गुरु के माध्यम से इस व्यक्ति को भाग्योदय की प्राप्ति हो सकती है। अपनी दादी से भी इसका भाग्योदय, नानी से भी इसका भाग्योदय देखा जा सकता है। तो भाग्योदय नवमांस चक्र बताता है। लग्न आपका डिस्प्ले है, टीवी स्क्रीन है, और नवमांश आपका सेट ऑफ बॉक्स है। सेट ऑफ बॉक्स में बारीकियां होती हैं, स्टेशन नहीं दिखते। डिस्प्ले पर स्टेशन दिखते हैं, ठीक है, पर पता नहीं चलता कि कहां से आता है। तो बड़ी बारीकी है ज्योतिष में। अन्य वर्गों पर चर्चा करेंगे वीडियो में। यहां तक आपके साथ चर्चा के बाद विराम लेते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।